नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में जानेंगे, क्या बिहार चुनाव में हो रही विपक्ष के लोगों की गिरफ्तारी, क्या ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी, क्या 70 लाख के BMW से चलेंगे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल, क्या योगी राज में बीजेपी मंत्री के गुर्गों ने पार्किंग विवाद में युवक को सरेआम नाक रगड़वाई। मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। दिल्ली NCR में हवा जहरीली हुई, AQI 400 पार, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात भर हुई आतिशबाजी। जहानाबाद में ओवैसी के गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन नामांकन के बाद हुई गिरफ्तार। दलित युवक को बंधक बनाने, पेशाब पिलाने का आरोप। भिंड में गाड़ी चलाने से मना किया तो पीटा। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, एक फरार। सासाराम में नामांकन के बाद राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सत्येंद्र शाह को 21 साल पुराने डकैती केस में गिरफ्तार किया। जयराम रमेश बोले, ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज किया। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्या बिहार चुनाव में हो रही विपक्ष के लोगों की गिरफ्तारी। बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते ही गिरफ्तार किए जाने की घटनाओं ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। आरजेडी के सासाराम उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने 2004 के एक बैंक डकैती मामले में लंबित वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। शाह पर कुल 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। इससे पहले भी CPI-ML लिबरेशन के 2 अन्य उम्मीदवारों जितेंद्र पासवान और सत्यदेव राम को भी पुराने मामलों के आधार पर इसी तरह गिरफ्तार किया गया था। विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ NDA सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई और लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। उनका आरोप है कि NDA अपनी डबल इंजन सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए पुलिस प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि ये गिरफ्तारियां केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन है, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली घटना बता रहा है। जानकारों का मानना है कि ऐसे कदम NDA की रणनीति हो सकते हैं ताकि विपक्षी उम्मीदवारों को कमजोर किया जा सके। लेकिन ये मुद्दा जनता के बीच गरमाया तो NDA के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को धमकाने और कमजोर करने का आरोप लगाया। पीके का दावा है कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि जन स्वराज से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन स्वराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है। इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो NDA के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो वो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन स्वराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात में पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन स्वराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है,
उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन चुनाव। क्या ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है और कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने 20 अक्टूबर को पत्रकारों से बात करते हुए ये दावा फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे निजी तौर पर वादा किया था कि भारत अब रूस से तेल खरीद बंद कर देगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत सरकार ने तो ऐसी किसी भी हालिया बातचीत से इनकार किया तो ट्रंप ने सीधे धमकी दी, अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर उन्हें भारी टैरिफ चुकाना होगा और वो ऐसा नहीं चाहेंगे। अमेरिका लंबे समय से उन देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन का मानना है कि इस तेल बिक्री से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस वक्त तुरंत ये जवाब दिया था कि ट्रंप के जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वहीं मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हमें किसी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। भारत का कहना था कि वो रूस से तेल की खरीद राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कर रहा है, ना कि किसी राजनीतिक कारण से। रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। अमेरिका पहले से ही भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप ने साफ किया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो ये टैरिफ और बढ़ सकता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात पर चिंता जताई और कहा कि भारत की तरफ से रूस से तेल आयात का मामला पिछले 5 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 3 बार उठाया जा चुका है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सप्ताह के अंत में बुडापेस्ट में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी के दौरान वो इस संख्या को बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अपने अच्छे दोस्त मोदी से उन्होंने बात की है और भारत ने इन आयातों को रोकने का वादा किया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसे ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेश मंत्रालय के इनकार के प्रयासों को साफ तौर पर नकार दिया। क्या 70 लाख के BMW से चलेंगे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल? भारत के लोकपाल ने अपने अध्यक्ष और सदस्यों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 7 लग्जरी कारें खरीदने के लिए एक ऑफिशियल टेंडर जारी किया है। 16 अक्टूबर को जारी किए गए इस टेंडर के दस्तावेज के अनुसार लोकपाल ने प्रतिष्ठित एजेंसियों से 7 BMW 3 सीरीज 330 ली स्पोर्ट्स लॉन्ग व्हील बेस मॉडल कारों की सप्लाई के लिए आवेदन मांगे हैं, जो सभी सफेद रंग की होनी चाहिए। इस हाई एंड BMW मॉडल की बाजार में ऑन रोड कीमत लगभग 70 लाख रुपए प्रति कार है। लोकपाल, जो एक अध्यक्ष है, 6 सदस्यों वाला निकाय है, चाहता है कि ये कारें ऑर्डर देने की तारीख से 2 सप्ताह से अधिकतम 30 दिनों के भीतर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उसके कार्यालय में पहुंचा दी जाए। ये खरीदारी ऐसे संस्थान द्वारा की जा रही है जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। लोकपाल के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और सेवा शर्तें मिली हुई हैं। ये लग्जरी खरीद, खासकर इतनी बड़ी संख्या में महंगी कारों की मांग सार्वजनिक धन के उपयोग पर बड़ा सवाल उठा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात पर अपनी आपत्ति जताई और कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल संस्थान मोदी सरकार द्वारा इसे कई वर्षों तक खाली रखकर और फिर सेवा सदस्यों की नियुक्ति करके धूल के लिए जमीन पर खड़ा रहा है। ये भ्रष्टाचार से परेशान नहीं और अपनी विलासिता से खुश है। वो अब अपने लिए 70 लाख की BMW कारें खरीद रहे हैं। क्या योगीराज में बीजेपी मंत्री के गुर्गों ने पार्किंग विवाद में युवक को सरेआम नाक रगड़वाई? योगी सरकार में ये क्या हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में एक दलित युवक को मारने की घटना सामने आई थी, वहीं दूसरी ओर फिर एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। मेरठ में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के पास कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मंत्री के समर्थकों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। 19 अक्टूबर की रात मंत्री के कार्यालय के नीचे कार पार्किंग को लेकर 2 युवकों को मंत्री के समर्थकों ने घेर लिया। समर्थकों ने युवकों को धमकाया और उनकी कार के शीशे तोड़ डाले। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और जमीन पर सिर झुकाकर नाक रगड़ रहा है। पास खड़ा एक हमलावर, जिसकी पहचान बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा के रूप में हुई है, वो गुस्से में चिल्लाता है, हाथ जोड़कर बोला, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है, गलती हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के समय योगी पुलिस जो थी वो मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोकने या पीड़ित को बचाने की कोई कोशिश नहीं
नहीं की। पुलिस चुपचाप वहां पर खड़ी रही। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बहरहाल ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इस विवाद से अपनी पूरी कन्नी काट ली है और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है कि उन्हें इस विवाद की कोई जानकारी नहीं है और कोई भी उनका नाम ले सकता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते। इस घटना ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप है कि पुलिस उस दौरान मूक दर्शक बनी रही और आरोपियों को रोका तक नहीं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही। सवाल उठता है कि जांच कब तक की जाएगी और आरोपियों को कब सजा दी जाएगी। क्या मुकेश सहनी के उम्मीदवार भाजपा में हुए शामिल? दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा को समर्थन किया है। गोड़ा बौराम विधानसभा सीट पर उन्होंने कहा कि गलतफहमी हो गई थी और उसे ठीक किया जा रहा है। वहां महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार संतोष सहनी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ। आप लोगों को गलतफहमी है। उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश सहनी जी दरभंगा शहर से उम्मीदवार हैं। आज इनके कार्यालय के उद्घाटन में हम लोग पहुंचे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। पार्टी के जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के नेतागण हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मजबूती से जो काम 20 साल से नहीं हुआ वो काम इस बार बदलाव होने के लिए जा रहा है। जनता पूरा मजबूती से खड़ा है और दरभंगा शहर में बदलाव होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी है वो चुनाव जीत के जाएंगे। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ उसमें गोड़ा बौराम उनके इसमें नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी ही है। उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी आएंगे। अब ठीक है, लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनके उम्मीदवारी को लेके। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन के नेता है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट।